तो आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, जो विश्व की पहली सभ्यता ही नहीं बल्कि नगरीय सभ्यता थी। इसके समकालीन बहुत सी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, रोम की सभ्यता इत्यादि। लेकिन उन सभी सभ्यताओं में यह एक विशिष्ट नगरीय सभ्यता थी। इनकी खासियत, इसकी शैली, इसकी समाज और इसकी बनावट के बारे में आज हम बात करेंगे। दुनिया की सारी सभ्यताएं लगभग किसी न किसी नदी के किनारे ही बसी हुई थी। जैसे मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदी के किनारे, और तथा चीन की सभ्यता एलो नदी के किनारे। जस्ट उसी तरह ये हमारा जो सभ्यता थी ये भारत में सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। इसी वजह से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसकी जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज ने दिया। इसकी जानकारी सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन नाम के एक अंग्रेज ने दिया 1826 में। 53 से 56 में जब लाहौर से मुल्तान के बीच रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उस समय वहाँ पर इसकी खंडहर दिखाई दी। सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन नामक अंग्रेज अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी दी। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम मानचित्र बनाने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम 1856 में हड़प्पा सभ्यता का एक रेखीय मानचित्र तैयार किया और इन्होंने ही 1861 में भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। 1820 और 21 में सर जॉन मार्शल ने भारतीय पुरातत्व विभाग की कार्यभार संभाला, तब हड़प्पा सभ्यता के ऊपर ध्यान दी गई। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की तथा 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो की खुदाई की। इस हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के बारे में दुनिया को पता चला। दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के खोज के बाद इसकी खुदाई में प्रगति आ गई। जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे, उस टाइम तक 40 से 50 नगरों की, जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो उस टाइम 40 से 50 नगरों की खुदाई हो चुकी थी, यानी उसके बारे में जानकारी हमें हो चुकी थी। और अब लगभग 1500 से अधिक नगरों के बारे में हमें जानकारियाँ है। इस सभ्यता के विस्तार की बात की जाए तो यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर मंडा से लेकर महाराष्ट्र में दक्षिण में दाइमाबाद तक और पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर तक फैला हुआ था। इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 1600 किलोमीटर है। इसकी कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की तुलना अगर हम विश्व की अन्य सभ्यताओं से करें तो मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से 12 गुना अधिक बड़ा हमारा यह सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसकी कार्यकाल की बात की जाए तो कई इतिहासकारों के अलग अलग अपनी अपनी राय है। जैसे सर जॉन मार्शल के अनुसार यह सभ्यता 3250 बीसी से 2750 बीसी तक मानी गई है, और सर डीपी अग्रवाल ने इसकी कार्यकाल 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक माना है। इनकी मान कार्बन डेटा प्रणाली के आधार पर निर्धारित है। लेकिन सबसे ज़्यादा इतिहासकारों का मत है कि इसकी टाइमिंग, इसकी जो काल रही होगी वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक ही थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती दौर को लेकर कई इतिहासकारों का कई मत है। कुछ इतिहासकार
का कहना है कि ये सिंधुवासी सुमेरियन से आए थे, यानी सुमेरियन सभ्यता के अंग हैं, अंश हैं। लेकिन कुछ इतिहासकारों की मानना है कि सिंधुवासी भारत के मूल निवासी थे। खैर जो भी हो, ये हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसी सभ्यताएं हमारे देश में विकसित हुई थी जो दुनिया के अन्य सभ्यताओं से भिन्न थी। इन लोगों को लिपि के ज्ञान थी, इनकी लिपि बहुत चित्रात्मक हुआ करती थी, लेकिन इनकी लिपि अब तक किसी ने पढ़ नहीं सका, इनकी लिपि नहीं पढ़ी जा सकी। और इन लोगों को कांसे की ज्ञान थी जो टीन और तांबा को मिलाकर बनाई जाती थी। लोगों के पास माप तोल का भी ज्ञान थी। ये लोग विभिन्न प्रकार के वस्तु जैसे मन के, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि में भी निपुण थे। इन्हें माप तोल का भी ज्ञान था और इन्हें गणित का भी ज्ञान था। चूँकि इनकी यहाँ पाए गए सभागारों की एक पैमाना होती है और एक ईंट जो यहाँ मिली हुई है इनके पूरी सभ्यताओं में, ईंट का माप भी सब एक जैसा है। इससे अर्थ ये लगा जाता है कि इनके पास गणित का विज्ञान था। और यहाँ से मिली हुई मोहनजोदड़ो थी, काफ़ी विकसित और डेवलप एरिया थी। इससे अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक राजधानी रही होगी। यहाँ मौजूद नगरें दो टाइप के हुआ करती थी, एक ऊंची वाली ऊपर वाली नगरें, एक निचली क्षेत्र में बसी हुई नगरें। ऊंची वाली नगरें को पश्चिमी नगर कहा जाता था और निचली नगर को पूर्वी नगर कहा जाता था। ये पश्चिमी जो हिस्सा होती थी, पश्चिमी नगर या पश्चिमी हिस्सा जो होता था, वो खास लोगों के लिए, शासन प्रशासन या अमीर लोगों के लिए होती थी। और जो निचली हिस्सा होती थी वो सामान्य लोगों के लिए होती थी, क्योंकि यहाँ की बनावट, ऊंची वाली हिस्से की बनावट में, घरों की बनावट में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। वहाँ की नलियाँ गलियाँ एक बेहतरीन तरीक़ा से बनी गई है, जबकि निचली हिस्से की इमारतों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। हम सिंधु सभ्यता के बारे में बात करें तो ये दुनिया में सबसे एक अजूबा तरह की चीज़ है, क्योंकि आज से लगभग 5000 साल पहले यहाँ की जो बनावट है, भवन निर्माण, नली निर्माण, सड़क निर्माण, ये लोगों को आश्चर्यचकित कर डालता है। यहाँ की गलियाँ जो होती थी और सड़कें जो होती थी एक सीधे होती थी, सीध में होती थी और एक दूसरे को समकोण के स्थान पर काटती थी, यानी एक ग्रेड पैमाना पर, ग्रेड डिग्री के पैमाना पर काटती थी। चौड़ाई के मात्रा में बात की जाए तो 10 मीटर चौड़ी सड़कें मिली है। गलियाँ, सड़कों के दोनों किनार पक्के ईंटों की नली बनी हुई थी और उस नली से गली वाले नली जुड़े हुए थे और गली वाली नली घर के नली से जुड़ी हुई थी। हर घरों में पक्की ईंट की 2 से 3 कमरे पाई गई है और घरों में कुएं की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और बाथरूम की व्यवस्था पाई गई है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आज से जो 5000 साल लगभग पहले लोग यहाँ रहते थे वो हमसे कहीं ज़्यादा उन्नत थे, वो ज़्यादा एडवांस थे हमसे। इन दरवाज़ा जो होता था वो मेन सड़क पर ना खुलकर गली वाली सड़कों पर खुलती थी। इसके पीछे शायद रीजन रहा होगा कि सड़कों पर चलने वाली जो उस समय की वाहन हुआ करता होगा उसकी शोरगुल या डस्ट वगैरह या गर्दा धूल रूमों के अंदर ना जाए। यहाँ बड़े पैमाने पर स्नानागार भी पाया गया है। यहाँ अनाज रखने के लिए गोदाम भी पाए गए हैं और यहाँ श्रमिकों के लिए आवास भी पाए गए हैं, जो बड़े बड़े खंभों और बड़े बड़े भवनों के रूप में विकसित है। यहाँ के लोग काफ़ी विकसित थे, हमसे काफ़ी। और यहाँ के जो पुरुष और स्त्री दोनों सजने के शौकीन थे, दोनों गहने पहनते थे। गहनों में सोना, चांदी, उसके बाद मनके था और सीप वगैरह आदि के ये लोग गहने पहनते थे। यहाँ वस्त्रों की बात की जाए तो वस्त्रों में ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र तथा कढ़ाई किया हुआ वस्त्र प्रसिद्ध है। ये नगर बहुत विख्यात थी अपने सुनियोजन तरीका से लिए। इनकी व्यापार अपने देश के अलावा विदेश तक भी इनकी व्यापार होती थी। ये काफ़ी एडवांस सभ्यता रही होगी। लोगों को, यहाँ की समाज में स्त्रियों को शायद बड़ा ही महत्व अधिक दिया गया था, क्योंकि यहाँ की जो मूर्ति पाई गई है जिसे मातृ देवी की मूर्ति कहते हैं, यहाँ पशुपति शिव की पूजा होती थी। यहाँ के लोग लगभग प्रकृति के पूजक थे। इतनी विकसित सभ्यता के बारे में लोगों का कई मत है कि इतनी बड़ी सभ्यताएं आखिर बर्बाद कैसे हो गई, ख़त्म कैसे हो गई। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ ये नदी के किनारे बसे होने के कारण या तो बाढ़ आ गई होगी या यहाँ
किसी तरीका का महामारी फैल गई होगी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि विदेशी आक्रमण हुए थे, लेकिन आक्रमण का वैसा कोई यहाँ पर साक्ष्य नहीं मिलता है जिसे ये कहा जा सके कि यहाँ पर भारी मात्रा में आक्रमण हुई थी, क्योंकि ना हथियार वगैरह आती है, यहाँ की चीज़ें, यहाँ पे हथियार वगैरह चीज़ें नहीं पाई जाती। यहाँ शांति प्रिय लोग रहते थे। यहाँ कोई राजा का होने का भी संकेत नहीं है। पता नहीं कि यहाँ कोई राजा था या लोग किस तरीक़ा से इतनी बड़ी नगर की संचालन कर लेते थे खुद से। और तो और यहाँ किसी प्रकार की मंदिर की साक्ष्य नहीं पाई जाती। इतनी बड़ी सभ्यता की नष्ट होने की अब तक कोई पुख्ता सबूत तो नहीं मिल सका, पर जो भी हो, ये सभ्यता हमारे देश में विकसित हुई थी। इससे बड़ी हम भारतीयों के लिए और गौरव की क्या बात हो सकती है। इसे और विस्तार से जानने के लिए हम अगली चैप्टर में, अगली बार, अगली एपिसोड में आपसे मिलते हैं।